बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो आपका चर्चा सत्र है, इसमें हम लोग समान नागरिक संहिता के बारे में बातचीत करेंगे। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका अर्थ ये है कि सिविल के मामलों में यानी नागरिक मामलों में, दीवानी के मामलों में, जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, इन मामलों में सभी के लिए एक समान कानून, चाहे व्यक्ति किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी समुदाय का हो, चाहे किसी जनजात का हो। कहने का अर्थ ये है कि सिविल के मामलों में सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून, व्यक्ति चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। इसी अवधारणा को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं, यानी समान नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं। हमारे भारत देश में राष्ट्रीय स्तर पर अभी ये लागू नहीं है। हालांकि सामाजिक स्तर पर इसकी मांग चल रही है, राजनीतिक स्तर पर भी इसकी मांग चल रही है, कुछ इसका विरोध भी होता है। इन्हीं सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर समान नागरिक संहिता का क्या पक्ष है, क्यों इसे लागू किया जाना जरूरी है, संविधान इसको लेकर क्या कहता है, साथ साथ समान नागरिक संहिता को भारत देश में लागू होने में क्या चुनौतियां आती हैं, यानी क्या चैलेंजेस आते हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बात यहाँ पर समझिए कि जैसे क्रिमिनल के मामलों में आप देखते हैं, आपराधिक मामलों में, तो क्रिमिनल के मामलों में जनरली सामान्यतः आपको सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून नजर आता है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, ऐसा नहीं है कि विशेष धर्म के लिए दूसरा आपराधिक कानून है, किसी अन्य धर्म के लिए दूसरा आपराधिक कानून है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट, एक जैसा ट्रायल चलता है। तो जिस तरह से सामान्यतः आपको आपराधिक मामलों में दिखाई पड़ता है, उसी तरह सिविल मामलों में सोचने का जो अप्रोच है, उसी को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं, यानी समान नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, से यहाँ पर यही चीज मेंशन है कि समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना। देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना, वो भी कौन सा? सिविल के मामलों में। ठीक है, सिविल के मामलों में यानी नागरिक मामलों में एक समान कानून होना। उनके धर्म, जाति, समुदाय से प्रभावित नहीं होगा, यानी कोई व्यक्ति चाहे किसी जाति का है, चाहे किसी धर्म का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे वर्तमान में यदि आप देखते हैं तो वर्तमान में भारत में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में अलग अलग कानून आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम आपने सुना होगा, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मैरिज रजिस्टर होते हैं हिंदुओं में। और मुस्लिम्स के लिए आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ सुना होगा। तो यूसीसी की जो भावना है वो ये कहती है कि ये जो अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, इन कानूनों को हटाकर एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, एक समान कानून होना चाहिए सबके लिए। संविधान में कोई एग्जीक्यूटेड प्रोविजन इसके लिए नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 44 की भावना ये कहती है, अनुच्छेद 44 राज्य से ये अपेक्षा करता है कि राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करे। अपेक्षा क्यों करता है? क्योंकि मेरे भाइयों, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द डीपीएसपी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। और आप जानते हैं कि ये संविधान का भाग 4, जिसे आप डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जानते हैं, ये हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए गए पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। ये हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय को इंश्योर करने के लिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कुछ निर्देश दिए। आदेश और निर्देश में फर्क होता है। आदेश बाध्यकारी होते हैं, लेकिन निर्देश बाध्यकारी नहीं होते हैं। डीपीएसपी निदेशात्मक प्रकृति के हैं, निर्देश हैं। ये राज्य से अपेक्षा की जा रही है। अगर डीपीएसपी का आप आर्टिकल 37 पढ़ेंगे तो बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट एनफोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ बट फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस, यानी ये किसी न्यायालय में लागू नहीं है, बट शासन के लिए मूलभूत है, यानी शासन के लिए जरूरी है। अपनी नीति बनाते समय, अपनी कानून बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान सरकार रखेगी। ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। बाध्यकारी इसलिए नहीं किए गए क्योंकि उस समय ऐसी बातें जो देश के विकास के लिए, जो लोगों के कल्याण के लिए जरूरी थी, लेकिन हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम उन्हें बाध्यकारी बनाते, इसीलिए उन्हें हमें भाग 4 में रखकर छोड़ना पड़ा। ठीक है, और इसी भाग 4 का आर्टिकल 44 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्थापित करने का प्रयास करे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अलग अलग जजमेंट में इस बारे में टिप्पणी की है कि जरूरत अब देश में महसूस होती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित किया जाए। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने में ढेर सारी चुनौतियां महसूस होती हैं, ढेर सारे चैलेंजेस महसूस होते हैं। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर इसका क्या सकारात्मक पक्ष है। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्थापित करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा
क्या सकारात्मक पक्ष है इसका? तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर भारत देश में एक जैसा कानून होगा, एक देश एक कानून सभी मामलों में, तो उससे समान न्याय की अवधारणा सुनिश्चित होती है। उससे कानूनी जो ग्लिच आता है वो ग्लिच कम होता है, कानूनी अवरोध कम होते हैं और इक्वल जस्टिस की जो भावना है वो इंश्योर होने में मदद मिलती है। क्योंकि हमारे संविधान की भी भावना अगर आप देखें तो अनुच्छेद 14 की भावना, अनुच्छेद 15 की भावना, अनुच्छेद 16 की भावना ये कहती है कि भाई देखो, समानता स्थापित करने के लिए दो तरीके आपके पास होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि सबको बराबर मान लिया जाए समानता स्थापित करने के लिए, और दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे जिसकी परिस्थिति वैसे उसके साथ व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों को हमारे भारत देश में अपनाया जाता है। जिन मामलों में बराबर मानने की जरूरत है उन मामलों में सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है, जैसे आपराधिक मामलों में सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। और जिन मामलों में परिस्थिति अनुसार व्यवहार करना है उन मामलों में अलग अलग व्यवहार किया जाता है। जैसे टैक्स के मामले में अलग व्यवहार किया जा रहा है, दीवानी के मामले में कुछ मामलों में अलग व्यवहार किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक सोच निकल कर ये आ रही है कि जैसे आपराधिक मामलों में एक जैसे कानून की आवश्यकता है और लागू भी है, वैसे सिविल के मामलों में भी ये होना चाहिए। सिविल के मामलों में ये होगा तो न्यायालय पर जो बर्डन है, बर्डन भी एक तरीके से कम होगा, जो कानूनी ग्लिच अवरोध उत्पन्न होता है वो भी कम होगा और समान न्याय की अवधारणा सुनिश्चित होगी। वही बात यहाँ मेंशन है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 की जो भावनाएं हैं और इनकी भावनाएं ये कहती हैं कि भाई भेदभाव समाप्त हो, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो देश में होता है, सामाजिक भेदभाव समाप्त हो। तो सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में इसका सहयोग होगा, समानता और न्याय की अवधारणा, समान न्याय और समानता की अवधारणा स्थापित होगी। साथ ही साथ इसका एक पक्ष ये है कि इससे नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिफॉर्मिटी आएगी, यानी राष्ट्रीय एकता और एकरूपता आएगी। जाहिर सी बात है कि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को अगर एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, सबके लिए एक जैसा कानून होगा, तो इससे यूनिटी क्रिएट करने में आसानी होती है, यानी इससे यूनिफॉर्मिटी आती है और साथ साथ यूनिटी भी आती है। एकरूपता इसलिए आ रही है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अलग अलग कानून होने से सांप्रदायिक विभाजन होता है, सोच अलग अलग होती है ना। लेकिन एक जैसा कानून होने से धीरे धीरे करके यूनिफॉर्मिटी आती है और एकरूपता और एक सोच का विकास होता है। और जब एक सोच का विकास होता है तो इससे समाज में एकता क्रिएट होती है और इसका भी यही उद्देश्य है कि एक समान कानून देश को एक करेगा और सांप्रदायिक विभाजन को कम करेगा। साथ साथ इससे जेंडर अनइक्वलिटी हमारे भारत देश में जो विद्यमान है उसे कम करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब व्यक्तिगत कानून अलग अलग हैं तो आप देखते हैं कि महिलाओं के लिए नियम अलग होते हैं, पुरुषों के लिए नियम अलग कहीं कहीं ये नजर आते हैं। जैसे कुछ दिन पहले तक आप देख रहे थे कि ट्रिपल तलाक की भावना जिसे जो है समाप्त किया गया, पुरुषों के लिए कुछ ऐसे नियम दिखाई पड़ते हैं जो पुरुषवाद को दिखाते हैं, यानी मेल डोमिनेशन को दिखाते हैं। ज़्यादातर राज्यों में या ज़्यादातर मामलों में अभी भी आप देखेंगे कि जमीनी उत्तराधिकार के मामलों में पुरुषों को ज़्यादा अधिकार नजर आते हैं महिलाओं की अपेक्षा। ठीक है, तो इसे कम करने में, महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने में, महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार देने में, जेंडर अनइक्वलिटी को कम करने में भी सहायता मिलेगी। पुरुषों की प्राथमिकता जैसे भेदभाव समाप्त होंगे। राइट, इसके साथ समान न्यायिक प्रणाली। देखो क्या होता है कि अलग अलग लॉ होने से न्यायालय के लिए भी बड़ी कठिनाई हो जाती है। ठीक है, न्यायालय के लिए भी कठिनाई हो जाती है और कानून की व्याख्या में भी समस्या आती है। और न्यायालय की जो प्रक्रिया है, एक कानून की प्रक्रिया चलाने में आप जानते हैं कितना मैन पावर लगती है, कितने संसाधन लगते हैं। ठीक है, कितना जुडिशियल नॉलेज की जरूरत होती है। एक से अधिक कानून होने की वजह से विशेषज्ञता कम हो जाती है ना। जैसे मुझे अगर आप कहें कि इंडियन पॉलिटी में मेरा एक्सपर्टाइज और गवर्नेंस में मेरा एक्सपर्टाइज जितना है उतना एक्सपर्टाइज मेरा अन्य विषयों में नहीं होगा, वैसे ही न्यायालयों में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो किसी विशेष फील्ड के एक्सपर्ट हों, और वो फील्ड कौन सी है? जुडिशियल फील्ड। तो जुडिशियल फील्ड में अगर बहुत ज़्यादा कानूनों का भंडार रहता है तो उससे विशेषज्ञता कम होती है, और विशेषज्ञता जब कम होती है तो प्रक्रिया में बाधा आती है, प्रोसीजर में बाधा आती है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अलग अलग पर्सनल लॉ होने से न्यायिक प्रक्रिया जटिल हो जाती है, यानी न्यायिक प्रक्रिया बहुत कठिन हो जाती है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड इसे सरल बनाएगा, इसे इजी बनाएगा। ठीक है, साथ साथ आधुनिक समाज के अनुरूप, क्योंकि आज देखेंगे आधुनिक समाज अगर देखते हैं आप, वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज को आप देखें, पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र को आप देखें, तो वहां पर भी ये चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। ठीक, तो आधुनिक समाज में एक जैसे कानून की लोग अपेक्षा करते हैं
और जैसे जैसे जागरूकता का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी मांग भी बढ़ रही है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे लोकतंत्र मैच्योर हो रहा है, वैसे वैसे इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो एक समान कानून सामाजिक आधुनिक समाज के अनुरूप सुधारों को गति देगा और जो पुरानी परंपरागत प्रथाएं हैं जो कि रूढ़िवाद को दर्शाती हैं, उन प्रथाओं को खत्म करने का प्रयास इससे हो सकेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे धार्मिक कानून हैं जो धर्म से प्रभावित हैं, और धर्म की सबसे बड़ी बुराई ये होती है कि धर्म अपने आप को अपडेट नहीं करता है, और धर्म अपडेट नहीं करता है तो इसकी वजह से नवीनता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, नवाचार, नवीनता, आधुनिकतावाद को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ये कानून आना आधुनिक समाज के अनुरूप होगा। इससे हम नवाचार, मॉडर्नाइजेशन को स्वीकार कर पाएंगे और ये सुधारों को गति देगा। ठीक है, ये इसका पक्ष है। लेकिन आप जानते हैं कि धरती बिना चुनौतियों और बिना अपवादों के नहीं है। ठीक है, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के नाते हमें इस बात को बिल्कुल नहीं देखना है कि हमारा व्यक्तिगत विचार क्या है, किसी राजनीतिक दल का विचार क्या है। हमें तटस्थ होकर, ठीक है, बैलेंस होकर, संतुलित होकर, न्यूट्रल होकर हमें हर प्रकरण के बारे में एक सोच बनानी होती है, एक पक्ष में, एक विपक्ष में। क्योंकि परीक्षा की यही मांग होती है कि हम पक्ष में सोचें, विपक्ष में सोचें, और उसका जो विपक्ष है उसको पक्ष में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का हम समाधान ढूंढने की कोशिश करें। तो इसके विपक्ष में क्या तर्क है? विपक्ष में ये तर्क है कि भाई हमारे भारत देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। भारत देश विविधता से भरा हुआ देश है, इतना विविधता से भरा हुआ देश है कि अभी कुछ दिन पहले मैं स्विट्जरलैंड के एक नेता को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन स्विट्जरलैंड, देयर आर 4 लैंग्वेजेस इन स्विट्जरलैंड। मैंने कहा हैं 4 लैंग्वेजेस? ठीक है, कभी पधारो मारो देश, हमारे देश कभी आओ, यहाँ देखो हर 100 किलोमीटर पे यहाँ पानी भाषा दोनों बदल जाता है। ठीक है, हर 100 किलोमीटर पे यहाँ बोली बदल जाती है, एकदम हाँ सर पे हाथ रख के बैठ जाओगे, भैया क्या बोल रहा है। ठीक, तो कहने का अर्थ यही कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग जनजातियाँ हैं। तो अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग जनजातियाँ हैं, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सबके लिए स्पेशल प्रोविज़न किए हैं और सबकी परंपराओं को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया है। ऐसा इसलिए किया कि भाई जाहिर सी बात है कि हम एक रूपता लाना चाहते थे, ये बात ठीक है, लेकिन हम एक अखंड भारत के निर्माण में हमें एक ऐसी सोच भी रखनी थी कि कोई भी जाति, कोई भी जनजाति, कोई भी धर्म, कोई भी अल्पसंख्यक अपने आप को अलग थलग महसूस न करे, उसके साथ शोषण न हो सके, उसकी परंपराओं का, उसके कल्चर को भी संरक्षण मिल सके, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो कोई जनजाति हो। इसी वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने सबका ख्याल रखा और सबके लिए प्रावधान किए गए, और अलग अलग धर्मों और जनजातियों के संस्कृति का संरक्षण हो सके, इस बात के लिए भी प्रावधान किए गए। जैसे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के जो प्रावधान हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। जैसे अनुच्छेद 25 आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 25 में कहा जा रहा है कि प्रत्येक धर्म को अपना आचरण करने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने आने जाने की स्वतंत्रता है, धर्म की जो कल्चर है, धर्म के जो आचरण है उसे अपनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29-30 से भी अल्पसंख्यकों को कल्चरल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, सांस्कृतिक संरक्षण मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं 25 से लेकर 28 तक के प्रावधान, 29-30 के प्रावधान, ये प्रावधान बाधा बनते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होने में। तो भारत देश में जो ये सांस्कृतिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होने में बाधा बनती है। लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि इससे डाइवर्सिटी पर बुरा असर पड़ेगा, इससे लोग नाराज होंगे, और एक वर्ग, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ग इस बात का विरोध भी करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि उनके जो पारंपरिक कानून हैं, उनके जो पारंपरिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं का विरोध होगा। ठीक है, उन परंपराओं को छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इस बात का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा धार्मिक हस्तक्षेप, वही बात मैंने आपको बताई कि कई समुदाय अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं को हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही चलाना चाहते हैं जैसे वो है। और धार्मिक रीति रिवाज और धार्मिक परंपराओं के हिसाब से यदि आप देखें तो जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ इसीलिए बना क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुयायियों के जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, उनका संरक्षण हो सके और उनके हिसाब से चीजें चल सकें, इसीलिए पर्सनल लॉ बना। लेकिन अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उस पर्सनल लॉ का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। तो इस बात का आरोप लगता है कि हमारे धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप किया जा रहा है, कोई दूसरा कानून हम पर थोपा जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात,
कई राजनीतिक समूह भी इसका विरोध करते हैं और राजनीतिक समूह इसका विरोध दो कारणों से। पहला तो एक कारण होता है कि किसी एक वर्ग के या एक से अधिक वर्ग के समर्थन में या एक से अधिक वर्ग के वोट बैंक के लालच में समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। तो अगर विरोध वोट बैंक की राजनीति के लिए होता है तो वो भी एक खतरनाक विरोध होता है, क्योंकि उसकी वजह से दंगे हो सकते हैं, उसकी वजह से समाज में अशांति हो सकती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो वोट बैंक की राजनीति चलती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो ये राजनीतिक और सामाजिक विरोध होता है, ये विरोध समाज में अशांति पैदा कर सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अगर कोई वर्ग, कोई ऐसा समुदाय, कोई जाति या कोई जनजाति यूनिफॉर्म सिविल कोड को पसंद नहीं कर रही है तो उसके द्वारा किया गया विरोध समाज में अस्थिरता ला सकता है, दंगे पैदा कर सकता है, समाज में अशांति ला सकता है। तो ये भी एक इसका विपक्ष है। ठीक है, व्यवहारिक कठिनाइयां ये हैं कि भाई जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, तो इनको मिलाकर एक जैसा कानून बनाना है। अब इनको मिलाकर एक जैसा कानून बनाना है तो ऐसा कानून होना चाहिए जिससे दोनों वर्गों के लोग सहमति जता पाएं, है ना। और दोनों वर्गों के लोग सहमति जता पाएं, दोनों की परंपराएं अलग हैं, नियम अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं, सैकड़ों सालों से, सदियों से अलग अलग चले आ रहे हैं। तो एक समान कानून जो कि दोनों की परंपराओं पर फिट बैठे, दोनों के लिए व्यवहारिक हो, दोनों लोग इसे अपना पाएं। और इन दोनों के अलावा भी भारत देश में बहुत सारी जनजातियां हैं, बहुत सारे भाषाई समूह हैं, बहुत सारे नृजातीय समूह हैं, ट्राइबल्स हैं, तो सब इसे अपना पाएं, ऐसा कानून बनाना थोड़ा व्यवहारिक कम प्रतीत होता है। तो इस बात की भी आरोप लगते हैं कि इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं और इसे भी एज अ निगेटिव आर्गुमेंट लिया जाता है। ठीक है, अगला आदिवासी और पारंपरिक कानूनों का संकट। तो भैया आदिवासी समुदायों के अपने कानून होते हैं, क्योंकि ये ट्राइबल्स जो है मुख्य धारा में नहीं है, प्रकृति की पूजा करते हैं, इनके अपने कानून हैं। अपने कानून का मतलब इनकी अपनी परंपराएं हैं, अपनी परंपराओं की छेड़ना नहीं चाहते। अगर कोई इनकी परंपराओं को छेड़ने का प्रयास करता है तो भाई हंसिया ले खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हंसिया जानते हो ना, साउथ इंडियन मूवीज देखते हो, हाँ, लड़ाइयाँ होती हैं, देखो गला काटते हैं उससे, तो लेके हंसिया खड़े हो जाते हैं। ठीक, तो हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी कल्चर को छेड़ना, बल्कि हमारा उद्देश्य है यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना। ऐसे में एक विपक्ष ये क्रिएट होता है कि आदिवासी और पारंपरिक कानूनों का संकट पैदा होगा कि आदिवासी समुदायों के जो अपने ट्रेडिशनल लॉ हैं, जिन्हें हटाने से उनका सांस्कृतिक संरक्षण प्रभावित होगा, जिन्हें हटाने से उनकी संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा, संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये भी एक इसका विपक्ष है। ठीक है, अब देखो पक्ष और विपक्ष आपने देखा कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया में इसे लागू करने में क्या चुनौतियां आती हैं। तो इंडिया में इसे लागू करने में अब जाहिर सी बात है कि जितना आपने ये निगेटिव इंपैक्ट देखा, जो भी आपने ये आर्गूमेंट देखे यूसीसी के अगेंस्ट, ये सारी की सारी बातें एक तरीके से चैलेंज बन रही हैं कि नहीं। संवैधानिक और सांस्कृतिक विविधता पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये भी क्या है, ये भी चुनौती है भारत देश में लागू होने में। धार्मिक हस्तक्षेप हो रहा है, तो धर्म के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग इसका विरोध कर सकते हैं, ये भी एक चुनौती है। राजनीतिक और सामाजिक विरोध भी इसके लेकर क्या आएगा, चुनौती, चैलेंज क्रिएट करेगा। व्यवहारिक कठिनाइयां, ये भी एक चुनौती है। ठीक है, तो ये जितना भी आप देख रहे हैं कि निगेटिव इंपैक्ट, ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होने में एक चैलेंज क्रिएट करेगा। अब जैसे अलग अलग समुदाय अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, तो एक समुदाय कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करो, एक समुदाय कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू मत करो, इससे हमारे परंपरा में छेड़छाड़ हो रही है, इससे हमारे संस्कृति में छेड़छाड़ हो रही है। तो ये एक बड़ी चुनौती निकलकर सामने आ रही है। ठीक है, राजनीतिक असहमति, राजनीतिक दलों के में से कुछ दल ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक हैं और कुछ दल ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। कुछ दल ऐसे हैं जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। तो ऐसे में यह भी एक बड़ी चुनौती निकलकर सामने आता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कानूनी जटिलताएं, कि एक कानून जो सर्वसहमति का हो, जिसे सभी समुदाय स्वीकार कर पाए, उसे बनाना बहुत कठिन है, उसे बनाना बहुत जटिल है। तो ये कानूनी जटिलता भी एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा करेगी। सर्वसम्मति मॉडल तैयार करना, एक ऐसा मॉडल तैयार करना जिससे सभी समुदाय और सभी जातियों की सम्मति बन पाए, ये एक बड़ी चुनौती पैदा करेगी। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, सर्वसम्मति मॉडल को तैयार करना, कानूनी जटिलताएं, राजनीतिक असहमति, सामाजिक स्वीकृति। ठीक है, और कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधान जैसे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के प्रावधान, 29, 30, इन प्रावधानों का विरोध।
ठीक है, अगर कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कहीं ना कहीं इस बात के भी आरोप लगते हैं कि जो डायरेक्ट प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी समुदाय को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी समुदाय को संरक्षित करने के लिए दिए गए हैं, उनका विरोध होगा। ठीक, तो ये चुनौती है। तो चुनौतियां तो हैं, लेकिन हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम इसका समाधान खोजें, हम इसका सलूशन खोजें कि भाई क्या समाधान हो सकता है, कौन से ऐसे सलूशंस हैं जिन सलूशंस को क्रिएट करके हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकते हैं। तो जैसे अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, लेकिन एक राज्य है गोवा। गोवा में पुर्तगाली कानून जब से चल रहा है तब से वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और अभी हाल में ही उत्तराखंड ने भी अपने यहाँ पारित किया है। तो जैसे उत्तराखंड ने पारित किया है तो एक चरण है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आगे बढ़ा है। तो समाधान यही हो सकता है कि इसे धीरे धीरे करके लागू किया जाए, यानी चरणबद्ध क्रियान्वयन किया जाए, ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन। देखो, डेमोक्रेसी में कभी भी ना तो लोकतंत्र एक दिन में परिपक्व होता है, ना तो लोकतंत्र में एक दिन में सुधार होते हैं। कोई तानाशाही थोड़ी चल रही है कि आप बोल दोगे कि ऐसा कर लो नहीं गला काट देंगे, नहीं। लोकतंत्र में ग्रेजुअल रिफॉर्म होते हैं, और लोकतंत्र में किसी नए विचार को, नवाचार को, आधुनिकतावाद को एक दिन में स्थापित नहीं किया जा सकता है, चरणबद्ध तरीके से ही किया जा सकता है। तो वही बात यहां पर है कि इसका ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन किया जाए, इसे एक साथ लागू करने के बजाय विवाह, तलाक और उत्तराधिकार आदि को धीरे धीरे एक समान बनाया जाए, धीरे धीरे एक समान बनाया जाए, जैसे राज्यों में लागू किया जाए, धीरे धीरे करके इसे लागू किया जाए। साथ साथ सर्वसम्मति से, सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को थोपा नहीं जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को किसी धर्म पर, किसी जाति पर, किसी समुदाय पर थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे संवाद के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा सर्वसहमति से लागू किया जाना चाहिए। कैसे लागू किया जाना चाहिए भैया? सर्वसहमति से लागू किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की अशांति या किसी भी प्रकार की समाज में अस्थिरता क्रिएट न हो। सभी समूहों को एक साथ लेकर, सभी धार्मिक समूहों को एक साथ लेकर इसे लागू किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा, समान नागरिक संहिता का प्रारूप ऐसा होना चाहिए, यानी इसका ड्राफ्ट ऐसा होना चाहिए जो सबकी विशेषताओं को ध्यान रखे। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को लेकर वो पक्षपाती हो जाए। समान नागरिक संहिता जो आप लागू करेंगे, सिविल के लिए एक जैसे कानून अगर आप सभी धर्मों के लिए लागू करेंगे, तो ऐसा ना हो कि किसी एक धर्म के प्रति बायस्ड होकर आप ऐसा करें, है ना, कि जो भी नियम आप लेकर आए या जो भी कानून की प्रक्रिया आप लेकर आए किसी एक धर्म के प्रति बायस्ड हो, या किसी एक धर्म की रीति रिवाजों को प्रोटेक्ट कर रही हो और बाकी धर्मों के लिए नहीं। तो दूसरे धर्म का कानून किसी दूसरे धर्म पर थोपना ठीक बात नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए कि सभी धर्मों और समुदायों की विशेषताओं को ध्यान में रख के एक संतुलित कानून बनाया जाना चाहिए, एक बैलेंस लॉ बनाया जाना चाहिए। साथ साथ लैंगिक असमानता एक बड़ी चुनौती है, तो इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो पुराने परंपरागत कानूनों में लैंगिक असमानताएं नजर आती हैं, खासकर उत्तराधिकार को लेकर, तलाक को लेकर, विवाह को लेकर, उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। महिलाओं को क्या दी जानी चाहिए? प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको दिखाई पड़ते हैं, खासकर वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज में। तो उनके जो उदाहरण हैं वहां उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी इंटरनेशनल जो एग्जाम्पल्स हैं उसको स्टडी किया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का अध्ययन किया जाना चाहिए, और जो भारत की राजनीतिक परिस्थिति के अनुकूल हो। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स का अध्ययन करेंगे और ब्लाइंड बोरोइंग कर लेंगे, ठीक है, अंधी बोरोइंग कर लेंगे, नहीं। जो भारत की राजनीतिक परिस्थिति में, भारत की सामाजिक परिस्थिति में फिट बैठे, उसे अपनाया जाना चाहिए, यानी उसे अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो ये है आपका पक्ष, विपक्ष और सोल्यूशन। ठीक है। यहाँ मेरा उद्देश्य इस पूरे पर्टिकुलर सेशन का यही रहता है कि 20-25 मिनट में आपको एक टॉपिक पूरी तरीके से मैं बता सकूं, जिससे एक मेंस का अप्रोच आपके भीतर डेवलप हो सके, और मेंस का एक सवाल, दो सवाल जो भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से बने उसे आप सॉल्व कर ले जाएं। ठीक। तो कंक्लूजन यही है भाई कि समान नागरिक संहिता भारत की धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकता है। ठीक है। लेकिन इसे लागू करने के लिए एक संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण, संतुलित दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। साथ साथ संवेदनशील दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म की अपनी परंपराएं होती हैं, और अगर धार्मिक परंपराओं में छेड़छाड़ होता है तो व्यक्ति नाराज होता है, व्यक्ति अलग थलग महसूस करता है, व्यक्ति शोषित, प्रताड़ित महसूस करता है। तो इसीलिए एक सेंसिटिव भावना से,
यानी संवेदनशील दृष्टिकोण से, संतुलित दृष्टिकोण से इसे अपनाया जाना चाहिए। अलग अलग समुदायों को ध्यान में रख के, अलग अलग समुदायों के विचारों को ध्यान में रखकर इसे सर्वसहमति से लागू किया जाना चाहिए, यानी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए और सर्वसहमति से लागू किया जाना चाहिए। यही बात यहां मेंशन है कि समान नागरिक संहिता भारत की धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकती है, लेकिन इसे लागू करने के लिए एक संतुलित संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाएगा तो समाज में अस्थिरता पैदा हो सकती है, समाज में लोग अपने आप को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। अलग अलग समुदायों के विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, यानी सर्वसहमति ली जानी चाहिए और चरणबद्ध तरीके से, यानी ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसे लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो सवाल जो आपके यहां यूपीपीएससी में आ सकता है, वो एक सवाल है आपके लिए कि समान नागरिक संहिता क्या है, भारत देश में इसे लागू करने के लिए क्या चुनौतियां हैं। तो इस सवाल को आप 200 वर्ड में करने का प्रयास करिएगा, 200 वर्ड 12 नंबर। ठीक है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, तो इंट्रोडक्शन में आप यूसीसी को डिफाइन करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करते हैं तो साथ साथ उसके नीचे एक लाइन उसका सिग्निफिकेंस लिख दिया करिए, उसका महत्व लिख दिया करिए। डेफिनेशन के बाद सिग्निफिकेंस लिखने से इंट्रोडक्शन और प्रभावशाली हो जाता है और नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप मेन बॉडी में आएंगे। मेन बॉडी में आप ये बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के समक्ष क्या क्या चैलेंजेस है। अब देखो जो पूछ रहा है वही बताओ। अब होता क्या है कि इसमें लोग चुनौतियां क्या आ सकती हैं और समाधान, चुनौतियां और समाधान पूछा है तो लोग उसकी विशेषता बताने लगते हैं, पक्ष बताने लगते हैं, विपक्ष बताने लगते हैं। इतना सब कुछ जज्बाती नहीं होना है, इसमें नंबर कट जाता है। जो प्रश्न की डिमांड है, प्रश्न की डिमांड के अनुरूप ही हमें चलना है। ठीक है, अगर ये सवाल 125 वर्ड में होता तो जैसे ये बुलेट पॉइंट्स हैं अकेले, ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाते और फ्लो चार्ट बना के जो ये बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं चुनौतियों के, वही उतना मेंशन कर देते, काम चल जाता। ठीक है, समाधान में भी जो बुलेट पॉइंट्स हैं उसको मेंशन कर देते, काम चल जाता। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 200 वर्ड का सवाल है। तो जैसे देखो मैंने एलोबरेट किया है यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स को, जैसे मैंने आपको बताया, और अलग अलग पॉइंट्स को जैसे एलोबरेट किया गया है, ऐसे आप भी क्या कर सकते हैं, एलोबरेट कर सकते हैं। जिससे होगा क्या कि जिससे आपका 200 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप क्या बताएंगे, चुनौतियां बताएंगे, यानी चैलेंजेस बताएंगे, और चुनौतियों के साथ साथ आप फिर उसके बाद समाधान प्रस्तुत कर दीजिएगा और एक बैलेंस कंक्लूजन दीजिएगा कि भाई इसे थोपा नहीं जाना चाहिए किसी समुदाय को, बल्कि सभी समुदायों को साथ लेकर सर्वसम्मति से इसे लागू किया जाना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाना चाहिए। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। ठीक है, कुछ सूचना है आपके लिए कि आज अंतिम दिन है होली ऑफर का। तो होली ऑफर के तहत इस समय हमारे यहाँ सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और 100% कैशबैक की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप पुराने यूजर हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं होली। ठीक है, लेकिन आज 22 तारीख, आज अंतिम दिन है। तो एक बैच है हमारे यहाँ यूपीपीसीएस प्रीलिम 2025 ऑनगोइंग बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, और इसका जो फी है वो 3200 रुपये है। ठीक है, स्टैंडर्ड कोर्स का, और प्राइम का है 4500 रुपये। इसमें आप इनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रीलिम की तैयारी को बेटर कर सकते हैं। साथ साथ यूपीपीसीएस आरओ आप जानते हैं कि डेट भी आ चुकी है अब यूपीपीसीएस आरओ की। ठीक, तो टेस्ट सीरीज में लग जाइए जितना ज़्यादा। आरओ के लिए तो एकदम ध्यान रखो, हर दूसरे दिन एक मॉक देना है, हर दूसरे दिन मॉक देना। अगर हर दूसरे दिन आप मॉक दे रहे हैं और अभी एग्जाम से पहले आपने 50-60 मॉक दे लिया तो एकदम समझ लो कल्याण है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, 6 अप्रैल से शुरू हो रही है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस तो इसका 2000 है, लेकिन अभी सेल के तहत, ऑफर के तहत जो इसकी प्राइस चल रही है वो 350 रुपीज़ है। इतने कम में है, इसको ज्वाइन करो। इसमें 15 टेस्ट है, फुल लेंथ के 8 हैं, करंट अफेयर के 2 हैं, और सेक्शनल जो है वो 5 टेस्ट हैं। ठीक है, इसमें एनरोल करके टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब देखो यूपीपीसीएस आरओ का हमारा एक टारगेट बैच आया है। ठीक है, अब ये टारगेट बैच का उद्देश्य ये है कि 227 को आपका एग्जाम है, तो उससे पहले ये बैच समाप्त किया जाएगा। टारगेट बैच है तो इसमें फुल कंप्लीट रिवीजन होगा आपका, साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर विषय के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे। अब फाउंडेशन बैच जैसे होता था, फाउंडेशन बैच में क्या होता है कि सारा का सारा टॉपिक कवर किया जाता है। जिससे कम प्रश्न आए हैं वो टॉपिक भी कवर किए जाते हैं, जिससे ज्यादा प्रश्न आए हैं वो टॉपिक भी कवर किए जाते हैं, लेकिन इसमें फोकस होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो कवर किए जाएंगे। टारगेट बैच है तो कम समय में इस बैच को कंप्लीट करना है, तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो आपको दिया जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको इसमें कवर किया जाएगा। सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें होंगे। और हाँ, एक विशेष बात, उत्कर्ष के इतिहास में ये चीजें आपने नहीं देखी होंगी, अब हमारे यहाँ भी ये चीजें शुरू हो गई हैं कि भाई ये बैच बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल यानी हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए उपयुक्त है। बाइलिंगुअल का अर्थ ये नहीं है कि
हिंदी में एक बार बोला जाएगा, अंग्रेजी में एक बार बोला जाएगा, ऐसा नहीं है। बाइलिंगुअल का अर्थ ये है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जो बोर्ड वर्क होगा पढ़ाते समय वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, दोनों के शब्दों का इस्तेमाल होगा। यानी हिंदी भाषा में जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे समझ पाएंगे, अंग्रेजी भाषा में जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे समझ पाएंगे। तो ये अभी ऑफर के तहत 3000 रुपये का है, तो इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। प्राइम 3000 का है और स्टैंडर्ड जो है वो 2000 का है, ठीक है। इनरोल करिए, रिविजन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब जो है बहुत ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे और मेरी शुभकामनाएं कि आप सब खूब बढ़िया से तैयारी करें, सफल हों और इस समाज के विकास का माध्यम बने। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।